आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। Right. Shall we start? So if I'm audible, please let me know. ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी की शुरुआत करेंगे। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रायिकता। सो ये बहुत ही मिसअंडरस्टूड टॉपिक है। मिसअंडरस्टूड किस लिए? कैसी स्लाइड? नहीं, कोई स्लाइड नहीं है आज। आज मैं और तुम है बस। पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे ना, बाद में स्लाइड वगैरह इंपोर्ट करेंगे, क्वेश्चन लाएंगे। स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? बस स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ, तो बस स्क्रीन देखो, स्क्रीन ही है और कुछ नहीं, कुछ नहीं। आज कोई स्लाइड इंपोर्ट नहीं हुई। सो प्रायिकता देखिए बहुत ही मिसअंडरस्टूड टॉपिक है, क्योंकि अगर आपने कभी इसको 10th या 12th में पढ़ने की कोशिश करी होगी तो इसको कभी तमीज से नहीं पढ़ाया गया इस टॉपिक को। दूसरा क्या है, ये जो टॉपिक है एक्चुअल में ये बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक है, बट इसके जो ये वो टॉपिक है, आपको पता है, जो जीवन भर आप अपने लाइफ डिसीजंस में इस टॉपिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु समस्या क्या है कि जितना सिलेबस इसका आपके एग्जाम में रखा गया है उससे बहुत सारी चीजें करना संभव नहीं है। बट एटलीस्ट चलो ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत बेसिक्स है उनको समझते हैं और लेट अस अंडरस्टैंड कि प्रोबेबिलिटी क्या है और कैसे इसके सवाल आपके एग्जाम में निकलेंगे, क्योंकि उतना ही आपका इंटरेस्ट होगा। पर मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा इस टॉपिक को सही से पढ़ें, ताकि आपके अंदर थोड़ा प्रोबेबिलिटी का पर्सपेक्टिव क्रिएट हो। तो प्रोबेबिलिटी की जो कहते हैं ना, ये कब इसके बारे में मेनली डिस्कशन शुरू हुआ, ये गैम्बलर्स की देन है। गैम्बलर समझते हो? गैम्बलिंग जो गैम्बलिंग में पैसा लगाते हैं उनकी देन है। कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अगर कोई किसी जगह गैम्बलिंग में पैसा लगाना चाहता है तो वो अपने जीतने की संभावना पहले टटोलना चाहता है। तो इस तरह की जो समस्याएं हुई, तब लोगों ने एक उस समय के महान गणितज्ञ थे पास्कल, तो पास्कल जी ने फिर प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देना स्टार्ट किया। ये जब समस्या इनके सामने प्रस्तुत की गई इन गैम्बलर्स के द्वारा कि भाई लेट्स से कोई गेम है, इसमें किसके जीतने की संभावना ज्यादा है, पॉसिबिलिटी, जो इवेंट हुई नहीं है उसकी पॉसिबिलिटी के बारे में बात करना। तो पास्कल जी ने प्रोबेबिलिटी के बारे में इनिशियली बताना शुरू किया, एंड देन उसके बाद प्रोबेबिलिटी में बहुत काम हुआ है, बहुत ही वाइड स्केल वर्क हुआ है। प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल बहुत सारे इकोनॉमिक मॉडल्स में और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में, स्टैटिस्टिकल मॉडल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उसके लिए फिर आपको हायर प्रोबेबिलिटी की आवश्यकता पड़ती है, जो आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, तो मैं आपको बहुत बेसिक प्रोबेबिलिटी की ब्रीफिंग दूंगा, उसको बहुत अच्छे समझना ताकि आपके एग्जाम में सवाल निकले और आप थोड़ा सा इस टॉपिक से घबराए नहीं, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। ऑलराइट, मैं आपको एक और बहुत बड़ी चीज बताना चाहता हूँ कि गणित में अगर मैंने किसी पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत ज्यादा अध्ययन किया है तो वो ये टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी। सो आईआईटी के टाइम पे मुझे ये टॉपिक बहुत पसंद आ गया था, और इसका एक इमोशनल कारण भी ये था कि जब मैं 12th में था, 11th-12th में, वाह मत करिए क्योंकि आपको उतना कुछ मुझे पढ़ाना नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी नाम का जो टॉपिक है, मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ कि इसमें मैंने बहुत हाई लेवल तक प्रोबेबिलिटी पढ़ी हुई है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इवन हायर प्रोबेबिलिटी मैंने पढ़ी हुई है खुद से, रिसर्च कर करके तरह तरह की किताबें पढ़ के, क्योंकि मुझे इस टॉपिक में बड़ा इंटरेस्ट आया। तो 11th-12th में क्या हुआ था कि हमारे जो सर थे, उन सर के पास मैं गया और मैंने कहा कि सर ये प्रोबेबिलिटी नामक टॉपिक आप कब पढ़ाओगे? तो उन्होंने कहा ये टॉपिक हम नहीं पढ़ाएंगे। बहुत ध्यान सुनिएगा। तो मैंने कहा सर तो हम लोग ये टॉपिक कैसे पढ़ेंगे? तो उन्होंने कहा 12th में कि एक टॉपिक है जिसका नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन। हिंदी में इसका क्या नाम था मुझे याद नहीं था, हम लोग अंग्रेजी पहले बोलते नहीं थे। तो उन्होंने कहा एक टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन, उसका सवाल और प्रोबेबिलिटी का सवाल एग्जाम में और करके आएगा, तो तुम मैथमेटिकल इंडक्शन वाला सवाल कर लेना, आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा सर ये कौन सी बात है, प्लीज मुझे प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, पढ़ाओ, अब हमें एग्जाम में क्या करना है वो हम डिसाइड करेंगे। तो वो नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी प्रोबेबिलिटी सीखने की औकात नहीं है, और उन्होंने मुझसे बोला कि तुम ये सवाल कितना भी पढ़ लो एग्जाम में नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा ठेस लगी मुझे, और फिर मैंने कहा कि अब एग्जाम में मैथमेटिकल इंडक्शन का सवाल 12th में नहीं करना है मुझे,
मुझे करना प्रोबेबिलिटी ही है, भले ही गलत करके आऊंगा। तो मैंने प्रोबेबिलिटी को 12th में काफी पढ़ने की कोशिश करी खुद से। मैं सच बता रहा हूँ, कुछ समझ नहीं पाया, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बोर्ड परीक्षा में नंबर कैसे आते हैं, रट के। तो मैंने प्रोबेबिलिटी के सारे सवाल रट लिए, और एग्जाम में जब सवाल आया तो मैंने प्रोबेबिलिटी का सवाल लगा दिया। ठीक है, मैंने प्रश्न लगा दिया, लेकिन अंदर से वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला कि यार ये ना समझ के नहीं लगाया मैंने, रट के लगा दिया, नंबर तो चलो मिल गए, और समझ के नहीं लगाया मैंने। बट फिर मैं आगे जब आईआईटी की प्रिपरेशन में गया तो वहाँ मुझे प्रोबेबिलिटी, मैं कहूँगा काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा सीखने को मिला। मुझे प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छे से क्लियर हुई, और ये टॉपिक मुझे इतना क्लियर था कि मैंने चैलेंज दे रखा था सभी को कि प्रोबेबिलिटी का कहीं से भी कोई सवाल ले आओ, मैं गलत नहीं करूँगा। और कभी ऐसा हुआ भी नहीं कि कोई सवाल मेरे सामने आया और गलत हुआ हो। अब लोग बहुत अच्छे से सवाल ढूंढ के लाए, ओलंपियाड वगैरह पता नहीं कहाँ के, प्रोबेबिलिटी का सवाल कभी मुझसे गलत नहीं होता था। लेकिन उसके बाद प्रोबेबिलिटी की जो चाहत थी वो मेरी गई नहीं। ठीक है, इट केप्ट ऑन गोइंग कि प्रोबेबिलिटी में क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं। तो फिर मेरा प्रोबेबिलिटी में रिसर्च जारी रहा, और गणित में ये वो एक फील्ड है जिसको मैं रियल लाइफ में काफ़ी अप्लाई करता हूँ। और आई डोंट डू इट फॉर एनी अदर पर्पस, बट रादर जैसे बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर मैं थोड़ी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस करता हूँ। अभी भी देश के बड़ी बड़ी जो होते हैं डेटा पॉइंट्स होते हैं उन पर भी करता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि प्रोबेबिलिटी बहुत सारा ज्ञान आपको दे सकता है उस सिलसिले में। बट हमें उस तरह की प्रोबेबिलिटी पढ़ना नहीं है। बट मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे रहा था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका रियल लाइफ एप्लीकेशन बहुत आई है। बट आपको जितना पढ़ाना है उससे कुछ ऐसा होगा नहीं। आपका भविष्य में मन हो तो आप मेरी तरह, ठीक है, स्टॉक मार्केट में भी हेल्प करेगा। देखिए, स्टॉक मार्केट की बातें मुझसे मत करो पहले तो, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ, कल ही किसी एक टॉपर का मैसेज आया मेरे पास कि अभी बात नहीं कर पाया हूँ। तो बोला सर आपसे बहुत अर्जेंट बात करनी है। जब कोई लिखता है अर्जेंट बात करनी है तो मैं वेट करता हूँ ठीक, कि अगला कमेंट क्या होगा। तो अगला कमेंट यही आया कि सर मेरा क्रिप्टो में पैसा फंस गया है, बताओ कैसे बाहर निकले। फिर रात को 12:30 बजे फिर मुझे लगा इतना जरूरी नहीं है ठीक है, पैसा फंस गया तो बात करें। फिर एक मैसेज आया कि सर आप जगे हो क्या, 12:30 रात को। कर लूंगा बात 1-2 दिन में तो मैं स्टॉक मार्केट के लिए प्रोबेबिलिटी एनालाइज नहीं करता हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट बेटा प्रोबेबिलिटिस्ट के मॉडल पे नहीं चलता है। वो कोई कितना भी तुम्हें ज्ञान दिखा दे, है ना, कि ये स्टॉक के बढ़ने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, ग्राफ बना के उल्लू बना दो, तुम पैसे लगा दो और बाद में डूब जाओ, ठीक। तो नॉट इन द स्टॉक मार्केट एनालिसिस। प्रोबेबिलिटी का बहुत गलत इस्तेमाल भी होता है, पता है आपको, नैरेटिव क्रिएट करने में, कि लोग प्रोबेबिलिटी का नाम लेके फर्जी नैरेटिव क्रिएट कर देते हैं। उस तरह की चीज़ें मैं नहीं करता हूँ। मैं अपने इंटरेस्ट के लिए प्रोबेबिलिटी का मतलब इस्तेमाल करता हूँ, और मुझे बहुत मज़ा आता है करने में, और अभी भी सीख ही रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी अनलिमिटेड फील्ड है जिसमें आप अपनी पूरा जीवन निकाल सकते हैं। तो ये मेरा एक पार्ट टाइम हॉबी कह सकते हो, कि तरह तरह के डेटा सेट्स पे प्रोबेबिलिटी एनालिसिस करना वगैरह वगैरह। बहुत सारे टूल्स भी हैं आज की डेट में कंप्यूटेशन, जिसमें आप बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोबेबिलिटी की एनालिसिस कर सकते हैं। तो आई कीप डूइंग दैट, वो मुझे पसंद है थोड़ा। एनीवे, देखिए आपके सिलेबस में परमुटेशन कॉम्बिनेशन नाम का कोई टॉपिक नहीं है, पहली बात। लेकिन जब भी हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो नेचुरली हमें सिलेक्शन आना चाहिए। इसलिए जब मैं शुरुआत करूंगा प्रोबेबिलिटी की, तो सबसे पहले आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम उस पर बात करेंगे, तो आप उसके लिए परेशान ना हो। जितनी रिक्वायरमेंट है आपकी प्रोबेबिलिटी की, वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, आप उसके लिए टेंशन ना लें, ठीक है। तो जितना कुछ एग्जाम में आ सकता है वो सारा कुछ मैं इसमें कवर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं, और सबसे पहले हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझनी है। इसी में आपका जो कॉम्बिनेशन है और जो सिलेक्शन है, जो अरेंजमेंट है, वो सब कुछ मैं समझा दूंगा आपको। तो आज एक तरह से आपको कोई प्रोबेबिलिटी का सवाल नहीं करना है। आज आपको यही समझना है बेसिक चीजें, कि आखिर हम चीजों को कैसे काउंट करेंगे। और तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है, जरा इसको समझिए। ओके, व्हाट इज दैट? सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है? लेटेस्ट से मैंने आपसे ये बोला, फॉर एग्जाम्पल, कि लेटेस्ट से मेरे पास 4 बॉयज हैं, राइट, एंड 3 गर्ल्स हैं। मुझे एक टीम बनानी है किसी भी क्विज कंपटीशन के लिए, लेट्स से। और एक क्विज कंपटीशन के लिए जो टीम तैयार करनी है, मुझे उसमें एक बॉय को सिलेक्ट करना है एंड एक गर्ल को सिलेक्ट करना है, जिसमें एक बॉय या फिर एक गर्ल होगा। तो आप कितने तरीके से ये कार्य कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं चारों बॉयज को ये नाम दूं, B1, B2,
B3 B4 और मैं तीनों गर्ल्स को ये नाम दूं G1 G2 G3, तो मैं उस सिलेक्शन को यहाँ लिस्ट करूंगा क्योंकि ये पहला सवाल है, आपको मैं समझा पाऊँ, बाद में फिर मैं आपको तरीके और बताऊंगा जल्दी से कैसे लिखना है। तो आप कहोगे कि अगर मैंने B1 बॉय को सिलेक्ट किया है तो B1 बॉय के साथ मैं गर्ल में G1 G2 G3 किसी को भी सिलेक्ट कर लूं, हर एक कॉम्बिनेशन मुझे एक पॉसिबल टीम दे रहा है। देखो B1 G1 है, फिर B1 G2 है, फिर B1 G3 है, यस और नो। सिमिलरली अगर मैं यहां पर B1 को सिलेक्ट ना करके B2 को सिलेक्ट करता तो भी यही पॉसिबिलिटी बनती, B2 G1 B2 G2 और B2 G3, यस। सिमिलरली अगर मैं B3 को सिलेक्ट करूं तो अगेन B3 से भी 3 ब्रांचेस, मैं B4 को सिलेक्ट करूं तो B4 से भी 3 ब्रांचेस बनेंगी या नहीं बनेंगी, यस। तीन ब्रांचेस। तो अगर मैं इसको यहां पर व्यक्त करूं इस तरीके से तो B3 G1 B3 G2 B3 G3, देन आप कहोगे B4 G1 B4 G2 और B4 G3। यहां पर मैं कोई भी एक पॉसिबिलिटी पिक करूं तो वो एक पॉसिबल टीम है कि नहीं है। अब देखिए यहां पर चूंकि 4 B1 था और 3 हमारे पास गर्ल्स की पॉसिबिलिटी थी, इससे हमें टोटल कॉम्बिनेशन कितने मिले, 12 मिले कि नहीं मिले, ठीक है। अभी सी नोटेशन पे विशु जी आपको जाना ही नहीं है क्योंकि मैंने भी आपको सी नोटेशन पढ़ाया ही नहीं है। अभी हम सीधे कंप्यूट कर रहे हैं कि मेरे पास अगर 4 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं और मुझे एक बॉय और एक गर्ल की टीम बनानी है, तो मैंने इस तरह से फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग करके भी सब कुछ बना के देख लिया, 12 लोग आ रहे हैं। अब अगर मुझे ये जल्दी में लिखना होता तो मैं कैसे लिखता, मैं ये कहता कि मेरे पास 2 लोगों का स्थान है एक टीम को बनाने के लिए और ये दोनों स्थान मुझे भरने हैं कि नहीं भरने हैं, यस, एंड लगा हुआ है बीच में क्योंकि मुझे एक बॉय और एक गर्ल को चूज करना है। एक बॉय को मैं 4 तरीके से चुन सकता हूं, B1 ले लूं या मैं B2 ले लूं या मैं B3 ले लूं या मैं B4 ले लूं, तो मेरे पास 4 चॉइसेस हैं बॉय को चुनने के लिए एंड मेरे पास 3 चॉइसेस हैं गर्ल्स को चुनने के लिए। अब देखो आप अगर आपने B1 चुन लिया है कि एक बॉय B1 है तो 3 गर्ल्स को आप B1 के साथ मिला के एक टीम बना सकते हैं, ऐसे ही हर 4 के साथ कर सकते हैं। इसलिए 4 एंड 3 अगर चॉइसेस है मेरे पास तो मैं कहूंगा 4 3 12 चॉइसेस है मेरे पास टीम को बनाने के लिए, यस और नो। तो यहां पर आपको सबसे पहले चूज एक को ही करना है। क्या लिखा हुआ है यहां पर बेटा, एक बॉय और एक गर्ल की टीम बनानी है ना, तो चूज तो एक को ही करना है। आप किसी भी पॉसिबिलिटी को पिक कर लो, वहां पर एक बॉय और एक गर्ल ही है, लेकिन कुल संभावनाएं कितनी हैं, हमें यही जानना है कि कितने तरीके हो सकते हैं। तो वो तरीके हो सकते हैं आपके टोटल 12, इनमें से कोई भी एक तरीका है। बट हमें ये इंटरेस्ट नहीं होगा कि वो तरीके लिख के बता दो, बल्कि ये बता दो कि कितने तरीके हैं। तो कुल कितने तरीके हैं हमारे पास, 12, ठीक है। ये समझ में आया आपको कि नहीं। अब मैं इसी केस को एक अलग तरीके से आपको समझाता हूं और वो अलग तरीका ये है कि एक दूसरी सिचुएशन को लेकर समझते हैं। जैसे अभी मैंने आपको ये बताया कि मान लिया आपके पास किसी भी कार्य को करना है आपको और यहां पर उस कार्य को करने में बीच में एंड लगा हुआ है, ठीक है। और उस एंड में ये मैंने बताया कि इस प्लेस को भरने के लिए आपके पास m तरीके हैं और यहां पर इसको भरने के लिए आपके पास n तरीके हैं, m वेज और n वेज, राइट। मैं आपसे अगर ये पूछूं कि भाई कुल कितने तरीके हैं और बीच में अगर एंड लगा हुआ है तो आप कहोगे m इंटू n वेज हो जाएंगे। तो यहां पर आपको समझना है कि जब भी एंड लगा होगा, दो चीजों के बीच में जब भी एंड लगा होगा, तो जो नंबर ऑफ वेज होते हैं इनका प्रोडक्ट निकलता है, गुणा करते हैं हम लोग इसका। जैसे मैं इसको अगर समझाऊं आपको तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। ध्यान से देखिएगा, मान लिया आप एक मूवी हॉल में गए और मूवी हॉल में ये आपका एंट्री साइड है जहां से आप एंट्री कर सकते हो और ये आपका एग्जिट साइड है जहां से आप बाहर आ सकते हो। मान लेते हैं कि एंट्री के लिए हमारे पास 3 गेट्स हैं और उन गेट्स का नाम है E1 E2 और E3। एग्जिट के लिए मेरे पास 2 गेट हैं जिसको मैं बोलूंगा E4 और E5। 3 एग्जिट गेट हैं और 3 एंट्री गेट हैं और 2 हमारे पास एग्जिट गेट हैं। लेटर से आप इस सिनेमा हॉल में गए और मैं आपसे ये पूछता हूं कि आपको एंट्री करनी है इसमें एंड एग्जिट भी करना है, तो एंट्री और एग्जिट करने के लिए कितने टोटल तरीके पॉसिबल हैं। तो आप कहोगे एंट्री करने के मेरे पास 3 तरीके हैं, एग्जिट करने के 2 तरीके हैं, मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहां पर एंड लगा हुआ है,
तो टोटल 6 वेज है मेरे पास। अगर वो 6 वेज को लिखने में आपका इंटरेस्ट है तो आप लिख सकते हैं E1 E4 E1 E5, एंट्री आप E2 से करिए E4, एंट्री आप E2 से करिए बाहर आइए E5 से, एंट्री आप E3 से करिए बाहर आइए E4 से, एंट्री आप E3 से करिए बाहर आइए E5 से। क्या इसके अलावा भी कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं। तो जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे ना तो हमें ये जो टोटल तरीके होंगे इनकी आवश्यकता पड़ेगी, कुल कितनी संभावना है इनकी आवश्यकता हमें पड़ती है, राइट? इनकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। लेटर से मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूं, सेम सवाल में, सवाल को थोड़ा सा मैं बदलता हूं। अब हम थोड़ा और के केसेस को समझते हैं, और का क्या मतलब होता है, राइट? तो और केस कब कब इजाद होगा इसको जरा समझ लेते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप एक लेट्स से गए सिनेमा हॉल में, और वहां पर मान लेते हैं 4 गेट इधर है और 3 गेट इधर है। 4 गेट इधर हैं, 3 गेट इधर हैं। यहां पर एंट्री और एग्जिट का नाम नहीं दिया गया है, बल्कि कहीं से भी एंट्री कर लो, कहीं से भी एग्जिट कर लो। मैं इसको E1 E2 E3 E4 E5 E6 और E7 का नाम दे रहा हूं। ये फ्रंट साइड है और ये हमारा बैक साइड है। दो साइड है, फ्रंट साइड बैक साइड। फ्रंट से 4 एंट्री है, बैक से 3 एंट्रीज है हमारे पास। अब लेटर से आपको इसमें एंटर करना है, तो आप मुझे बताइए आपकी एंट्री के लिए ये शब्द सही है कि फ्रंट से एंट्री करो, या आप बैक से एंट्री करेंगे, या फिर आप फ्रंट से भी एंट्री करोगे एंड बैक से भी एंट्री करोगे? इसमें बताओ कौन सा स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट है, फ्रंट और बैक और फ्रंट एंड बैक? ये स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि आप फ्रंट एंड बैक से एक साथ, एंड का मतलब होता है कि दोनों इवेंट हो रही हो। यू कैनॉट इंटर फ्रॉम फ्रंट एंड फ्रॉम बैक। आप एंट्री या तो फ्रंट से लेंगे या तो बैक से लेंगे। तो जब आर होता है तो हम कहेंगे फ्रंट से आने के हमारे पास 4 चॉइसेस हैं और बैक से आने के हमारे पास 3 चॉइसेस हैं, और इनके बीच में जो आर लगा हुआ है, आर का मतलब होता है समेशन। तो इसके टोटल हमारे पास 7 तरीके हो गए, और वो सातों तरीके बहुत सिंपल हैं। आप E1 से एंट्री करो या फिर E2 से करो, डॉट 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 7 से करो। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मेरे पास 7 गेट है, मैं किसी से भी एंटर कर लूं, तो आंसर टोटल क्या होगा? 7। और उसमें सबके बीच में आर लगा हुआ है। आप E1 से करोगे, देखो आपकी एंट्री कैसे होगी, E1 और E2 और E3 और E4 और E5। इसमें पेयर नहीं बनेगा। अभिनव पेयर क्यों बनेगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। एंट्री करने में पेयर कब से बनने लगा? जब एंट्री और एग्जिट 2 चीजें, तब तो पेयर बनेगा। सिनेमा हॉल में घुस के ऐसा ना हो कि तुम बाहर निकलो को मेरा पेयर कहां है, तो हम तो आए थे यहाँ पर कि हम पेयर लेके जाएंगे अपना। कहाँ है मेरा पेयर? मत करना है सब खेल, पिटाई हो जाती है सिनेमा हॉल में भी। भाई के फैंस भी आते हैं पिक्चर देखने, पीट फाड़ देंगे तुम्हें। आप देखो इसमें सब में आप नेचुरली और को ऐड कर रहे थे, आपको बस पता नहीं था। जैसे यहाँ पर देखो, जब मैं कह रहा हूँ कि फ्रंट साइड से 4 गेट्स हैं एंट्री के, तो आप उसको 4 तरीके जो बोल रहे थे वो 4 इसलिए बोल रहे थे क्योंकि E1 और E2 और E3 और E4 जुड़ रहा था। तो आपको नेचुरल अंडरस्टैंडिंग और केस की है। ये जब मैंने यहां पर लिखा कि एंट्री के 3 चॉइसेस इधर से हैं, तो ये 3 कैसे आया आप बताओ? ये 3 ऐसे ही आया कि E1 और E2 और E3, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 से ही 3 आया। लेकिन आप नेचुरली ये 3 बोल रहे थे कि भाई 3 गेट है तो 3 एंट्री के तरीके हैं। अगर मैथमेटिकली देखें तो ये और की वजह से ही 3 बने ना, क्योंकि यहां पर क्लियर है कि एंट्री करनी है तो किन्हीं तीनों में से किसी एक से करेंगे, बट तीनों से एक एक बार कर सकते हैं। सो वी हैव 3 चॉइसेस। अब मैं देखो इसी चीज को नया तरीका देता हूं, जिसमें मैं यहां पर 2 इवेंट क्रिएट करने जा रहा हूं। ठीक, जैसे मैंने आपसे बोला कि मान लिया आपके पास ऐसे 7 गेट्स हैं, यही 7 गेट रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर किसी भी गेट में यह नहीं लिखा है कि ये एंट्री गेट है या एग्जिट है। इसका क्या मतलब है? आप कहीं से भी एंट्री कर लो और कहीं से भी एग्जिट कर लो, उसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। लेकिन एक बात का आपको ख्याल रखना है। तो आपको मैं लिख रहा हूं यहां पर करना क्या है, आपको यहां एंट्री करनी है एंड एग्जिट भी करना है। तो यहां पर एक कार्य नहीं कर रहे हो आप, 2 कार्य कर रहे हो, एंट्री एंड एग्जिट। तो यहां पर आपकी 2 इवेंट हो गई, यहां पेयर बनेगा। अब मैं एक कंडीशन दे रहा हूं और वो कंडीशन यहां पर लिख रहा हूं। कंडीशन ये है
कंडीशन ये है कि सेम गेट आपको एंट्री और एग्जिट के लिए यूज नहीं करना है। सेम गेट नॉट अलाउड, मतलब जिस गेट से आप एंट्री करोगे उस गेट से आप एग्जिट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एंट्री करते हैं। आप कहोगे एंट्री करने के मेरे पास कितने तरीके हैं? आप कहोगे मेरे पास 7 तरीके हैं एंट्री करने के, लेकिन एग्जिट करने के 7 तरीके नहीं हैं। एग्जिट करने के आपके पास केवल 6 तरीके हैं। अगर मैं ये कंडीशन नहीं लगाता तो आप कहते एग्जिट के भी 7 तरीके हैं, लेकिन अगर मैंने ये कंडीशन लगा दी कि आपने एंट्री करी लेकिन एग्जिट के लिए उसी गेट से आपको वापस नहीं आना है, तो जिस गेट से आपने एंट्री करी उससे अगर बाहर नहीं आ सकते हो तो बाकी 6 गेट तो होंगे बाहर आने के लिए। तो आपके टोटल कितने वेज हो गए? आपके टोटल हो गए 42 वेज, यानी 42 तरीके। कितने लोगों को चीज समझ में आई अभी? तो ये एंड और का केस आपको क्लियर हुआ कि जब भी और होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी और होगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में 2 इवेंट्स के बीच में और है। मान लेते हैं इवेंट 1 के लिए m वेज है, मैं लिख देता हूं। मान लिया मेरे पास 2 इवेंट हैं, इवेंट 1 के m वेज हैं, यानी m तरीके हैं, और आपके पास एक इवेंट 2 है, इसके पास मेरे पास n तरीके हैं, n वेज। तो अगर मेरे पास है इवेंट 1 और इवेंट 2, तो आप कहेंगे मेरे पास टोटल m प्लस n वेज हो जाते हैं। और अगर मेरे पास है इवेंट 1 एंड इवेंट 2, तो मेरे पास m इंटू n वेज हो जाता है। इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। समझ में आया सभी को? यस। किसी को कोई डाउट है? आई थिंक नहीं होना चाहिए। हाँ जी, एक बात अब समझते हैं। लेट्स से मैंने कहा कि मेरे पास एक इवेंट 1 में लिख रहा हूं, ये है टॉसिंग ए कॉइन, राइट। मैं यहां पर लिख रहा हूं इवेंट 2 टॉसिंग अनदर कॉइन। जब प्रोबेबिलिटी में हम जाएंगे तो ऐसे कॉइन वगैरह की बात होने लगती है। आपको पता है कि अगर मैं इवेंट 1 की बात करूं एंड इवेंट 2 की बात कर रहा हूं, मतलब मैंने कहा कि मैंने इवेंट 1 किया एंड इवेंट 2 किया, और मैं ये जानना चाहता हूं टोटल कितने तरह के आउटकम पॉसिबल हैं। तो आपको भी इवेंट 1 में भी हेड्स और टेल्स आएगा, यहां पर आपको पता है हेड्स या टेल्स आएगा, यहां पर भी हेड्स और टेल्स आ सकता है, एच और टी। तो 2 पॉसिबिलिटी यहां है, 2 पॉसिबिलिटी यहां है, टोटल 4 पॉसिबिलिटी हमारे पास बनेगी। अगर आप उनको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एच टी, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे हेड दूसरे पे हेड, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, पहले पे टेल दूसरे पे टेल। इसको हम क्या बोलेंगे? एच टी। लेटर से मैंने कहा कि मेरे पास 3 इवेंट हैं, एक इवेंट 1 है, एक इवेंट 2 है, एक इवेंट 3 है, और ये तीनों इवेंट क्या है? बेसिकली एक ही चीज है, टॉसिंग ए कॉइन। एक कॉइन को टॉस करने के लिए मैं उसका नाम दे रहा हूं इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3। तो अगर मुझे निकालना हो इवेंट 1 एंड इवेंट 2 एंड इवेंट 3 के टोटल आउटकम क्या है, आपको इसके 2 आउटकम है, इसके भी 2 आउटकम है, इसके भी 2 आउटकम है, टोटल हमारे पास 8 आउटकम होंगे। अगर आप उसको लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, पहला हेड, दूसरा हेड, तीसरा टेल, पहला हेड, दूसरा हेड, तीसरा भी हेड, पहला हेड, दूसरा टेल, तीसरा हेड, पहला हेड, दूसरा टेल, तीसरा टेल, पहला टेल, दूसरा हेड, तीसरा हेड, पहला टेल, दूसरा हेड, तीसरा टेल, पहला टेल, दूसरा टेल, तीसरा हेड, पहला टेल, दूसरा टेल, तीसरा टेल, पहला टेल। हो गया आई थिंक 8। यस। तो यू कैन सी जितनी भी संभावना है सारी संभावनाएं मैंने यहां पर ली थी, ठीक। सो इसको बोलते हैं बेसिक काउंटिंग, हाउ टू काउंट, कि जो भी हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको हम किस तरीके से गिन सकते हैं। समझ में आ रही है बात? यस और नो? तो देखो, अगर सिंपल चीजें अगर मुझे काउंट करनी हो, बहुत सिंपल चीजें जैसे इस तरीके से, तब तो बहुत आसान होता है कि हम इजीली इस तरह से एंड और लगाएं और फटाक से हम गिन लें। बट कई बार काउंटिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, और जब काउंटिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी तो उस केस में हमें थोड़ा सा और जानकारी की आवश्यकता होती है, थोड़े और मैथमेटिकल टूल्स की आवश्यकता होती है, जिससे वो हम कंप्यूटेशन थोड़ी जल्दी कर पाए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। लेटर से मेरे पास 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ध्यान से देखिएगा, इन 3 लोगों में से मुझे 2 लोगों का चुनाव करना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? जैसे अगर आप बात करोगे किसी एक गेट से घुसना है आपको, तो किसी एक गेट से घुसने के लिए आपको एक ही गेट चुनना था।
लेकिन अगर मैं कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने दूं, जैसे मेरे पास 3 लोग हैं, उन 3 लोगों में से मुझे 2 लोगों का चुनाव करना है, तो मैं कैसे चुनूं? मुझे इन 3 लोगों में से, इन्हीं 3 में से 2 लोगों की टीम बनानी है। तो आप कहोगे मैं ऐसे बना सकता हूं ए बी, मैं बना सकता हूं ए सी, और मैं बना सकता हूं बी सी। यही 3 टीम संभव है कि नहीं है? यस, आसानी से मैंने बना दिया। लेकिन यही लोग 3 की जगह अगर 13 हो जाएं, तो क्या आप मैनुअल काउंटिंग कर पाएंगे? अगर 13 लोग हो जाएं, जैसे ताश के पत्ते आपको पता है, हर एक जो कार्ड होता है उस, जैसे मैं कहता हूं चिड़ी, चिड़ी को इंग्लिश में क्लब बोलते हैं। अगर आपने ताश के पत्ते देखे हैं कि नहीं, कई बच्चे इसको छूना भी गुनाह मानते हैं। तो मेरा एक दोस्त, उसने आज तक ताश के पत्ते छुए ही नहीं। ठीक है, कहता है गुनाह है। हम कहा यार, ताश का मतलब जुआ नहीं होता है भैया, प्रोबेबिलिटी के सवाल बनते हैं इस पे। अब बच्चा देख के रखेगा तो उसको फायदा होगा ना थोड़ा सा। तो चिड़ी जो होता है बेसिकली, जो 4 तरह के पत्ते होते हैं, अभी इसमें चाहिए आपको जानना पड़ेगा यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। चिड़ी होता है, और बताओ, उसके 13 पत्ते होते हैं, काले रंग का होता है। 13 हमारे हुक्म होते हैं। हुक्म को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्पेड बोलते हैं इसको। एक होता है ईंट, ईंट को हम बोलते हैं डायमंड। गांव के बच्चों को ये फायदा है कि पत्ते तो हमने बहुत जम के देख रखे हैं। शादियों में लोग पत्ते खेलते थे वगैरह वगैरह, तो वहीं बैठ के चाचा के बगल में है ना, चल रहा है खेल बढ़िया मस्त। चिड़ी, स्पेड, डायमंड, और एक होता है हार्ट। हार्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, बताएगा? पान बोलते हैं, इसको बोलते हैं पान, हमारे यहाँ पान बोला जाता है। इसके भी 13 पत्ते होते हैं। ये दोनों पत्ते जो होते हैं ना, हार्ट और आपका डायमंड, ये लाल रंग के होते हैं, और ये दोनों काले काले रंग के होते हैं। ठीक है, तो हर में 13-13 पत्ते होते हैं। बाकी इसकी विस्तार से मैं चर्चा करूंगा बाद में। तो मैं आपसे कहूं कि मुझे 2 पत्ते चुनने हैं, मैं लिख रहा हूं यहां पर, सेलेक्टिंग 2 कार्ड्स। मुझे 2 कार्ड्स चुनने हैं। किस तरीके से, इसको बहुत ध्यान से देखना। 2 कार्ड्स, 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। अब इस विद रिप्लेसमेंट का मतलब भी समझाऊंगा मैं आपको, कि मैं एक कार्ड निकालूंगा तो भाई 52 पत्ते रह ही गए। पत्ते कितने हो गए अब? 51 हो गए। तो मैं एक कार्ड को निकाल के वापस रखूंगा ताकि फिर से 52 हो जाए। समझ में आया? समझ में आ रही है बात? तो इसको बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट। या आप ऐसे कर सकते हो कि मेरे पास 2 सूट हैं, सूट बोलते हैं ना, 52 पत्तों के सेट को सूट बोला जाता है, सूट जो भी बोला बोलो। तो वो जो सूट है, 2 अलग अलग सूट है मेरे पास, पहले से एक निकाला पत्ता, दूसरे से एक निकाला, ऐसे समझ सकते हो, वो भी एक ही बात है। अब मैं 2 पत्ते निकाल रहा हूं, सेलेक्टिंग 2 कार्ड्स 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट, एक ही बात है। तो मुझे क्या है, एक कार्ड जो चाहिए वो चाहिए कि क्लब हो, और दूसरा जो कार्ड चाहिए वो हमें एंड के साथ चाहिए, मान लिया कि वो हार्ट हो। राइट? फॉर एग्जांपल, रिप्लेसमेंट मेंशन ना हो तो क्या हो? अभी अनुज जी, आपकी जो भी नॉलेज है उसको साइड में रखो। ठीक है, अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता है। अगर आपको कुछ आता है तो आप सवाल वहां से पूछेंगे। तो जो नए बच्चे हैं वो थोड़ा सा भटक जाएंगे। अभी मैं रिप्लेसमेंट की कोई बहुत गहराई में बात नहीं कर रहा हूँ, वो सब आगे आएगा। अभी बेसिक समझाना है, इसलिए मैं आ रहा हूँ यहाँ पर। समस्या अभी मैं जनरेट कर रहा हूँ, क्या है समस्या। तो आप कहोगे क्लब यानी चिड़िया चुनने के लिए मुझे 13 चिड़ी के पत्ते हैं। 1/13 मत लिखो, मैं प्रोबेबिलिटी पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ सिलेक्शन का तरीका पूछ रहा हूं, आगे मत भागी। तो आप कहोगे चिड़िया के 13 पत्ते हैं, उन 13 पत्तों में से मैं कोई भी एक पत्ता चुनने का मेरे पास कितना तरीका है? 13 में से कोई भी एक चुन लो, 13 तरीके हो गए। हार्ट के भी 13 पत्ते हैं, उनमें से 13 में से कोई एक पत्ता चुन लो। तो 13 इंटू 13 कितने हो गए? 169 तरीके हो गए। इन 169 तरीकों को मैं बना के आपको दिखा भी सकता हूं कि आपने मान लिया चिड़िया का पहला पत्ता चुना, C1 बोल रहा हूं इसको, क्लब 1, और यहां पर आपने हार्ट का 1 चुना, हार्ट का 2 चुना, हार्ट का 3 चुना। तो चिड़िया के 1 के साथ आप हार्ट के ऐसे 13 पत्ते चुन सकते हैं। ये तो C1 के साथ 13 है, बट ये C1 के बाद C2 भी तो हो सकता है, C2 के साथ भी 13, ये भी तो अलग कॉम्बिनेशन बना। इसलिए 13 इंटू 13, इसलिए 169। ठीक, यहां तक कहानी बहुत सिंपल है। मतलब आपको कोई भी मैथमेटिकल टूल्स नहीं चाहिए अगर काउंटिंग इस तरीके से करनी है कि मुझे जो भी मेरी 2 इवेंट होंगी, हर इवेंट में पहले क्लब भी तो ले सकता है। क्या मतलब पहले क्लब ले सकता है? हाँ जी दीपक जी, क्या हो गया? पहले क्लब ले सकता है क्या होता है? पहले क्लब ही लिया है। मैं समझ गया आपका सवाल क्या है, बट मैं चाहता हूं तुम अपना सवाल थोड़ा एक्सप्लेन करो पहले अच्छे से। तुम पहले अपना सवाल एक्सप्लेन करो, फिर मैं बताता हूं तुम कहां भाग रहे हो। सो अंडरस्टैंड क्या करना है आपको कि जब भी मुझे 2 इवेंट्स
के बारे में बात करनी है और हर इवेंट में चुनाव एक एक का होना है। 13 में एक, 13 में एक। दरवाजे से घुसना था तो भी क्या था, दरवाजा, एक दरवाजा चाहिए था ना घुसने के लिए। तो जब एक एक का चुनाव करना होता है तो आपको कोई भी मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं चाहिए, सिंपल काउंटिंग है। 13 है ऑप्शन तो 13, 13 में से एक 13, 3 है तो 3 में से एक 3। लेकिन जब चुनाव 2 का करना हो, जैसे मैं आपको बोल दूं कि मुझे क्लब में से 2 चिड़िया के पत्ते चुनने हैं, 2, मामला वहीं गंभीर हो जाएगा। अब 13 में से 2 चुनने के तरीके काफी खतरनाक हैं। मतलब इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि इसका चुनाव कैसे होगा। अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा लेकिन चिड़िया में से अगर आपको 2 पत्ते चुनने हैं तो आपको पता है कितने तरीके हैं? 78 तरीके। खाली 2 चिड़िया के पत्तों के चुनने के 78 तरीके हैं। और उसका कारण क्या है? आप कहोगे चिड़िया का अगर मैंने 1 चुना है तो चिड़िया का मैं 2, 3, 4, 1 तो चुन लिया, एक पत्ता मान लिया, दूसरा पत्ता इनमें से कुछ भी हो सकता है। यस, तो आप ये कहेंगे कि मैं पहले पत्ते को चुनने के लिए मुझे 2 पत्ते चुनने, मान लिया C1 एंड C2, चिड़िया का पहला पत्ता, चिड़िया का दूसरा पत्ता। तो पहले पत्ते का चुनाव 13 तरीके से हो सकता है, क्योंकि मेरे पास 13 की 13 संभावनाएं मौजूद है। लेकिन दूसरे पत्ते का जो चुनाव है वो 12 तरीके से ही हो पाएगा, क्योंकि एक पत्ता आप चुन चुके हो। जो पत्ता आपने चुन लिया उसको दोबारा तो नहीं चुनोगे। लेकिन अगर 1 बाई 1 रिप्लेसमेंट से उठाना है तो हाँ, उसको भी दोबारा चुन सकते हैं। तो यहां चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। मान लिया मैं ये आपको समझा भी दूं, अभी मैं समझा भी सकता हूं कि ये 13 × 12/2 क्यों होगा, ये वैल्यू 78 आएगी। इसलिए होगा क्योंकि देखो, जब आप यहां C1 ले रहे हो तो आपने एक C1 C2 काउंट कर लिया, ध्यान से देखिएगा। जब आप यहां C2 लिखोगे तो यहां भी C1 लिखोगे, C3 लिखोगे, डॉट डॉट डॉट, तो C2 C1 भी काउंट होगा। सिलेक्शन पर्सपेक्टिव से A और B का चुनाव और B और A का चुनाव अलग अलग नहीं होता है। मैंने कहा मान लिया 3 लोगों में से 2 लोग ढूंढ के लाओ जिनको मुझे कंटाप मारना है। तो क्या आप ऐसा करोगे, पहले आप A और B को लाओगे और मैं दोनों को कंटाप मार दूंगा, फिर आप उनको लेके जाओगे और फिर B और A को लाओगे और मैं फिर से कंटाप मार दूंगा, मैं कहूंगा वाह ये तो नया पेयर आ गया? नहीं बोलूंगा ना, मैं कहूंगा मैं तुमको कंटाप मार दूंगा, तुमको फिर से क्यों लाए, ये बेचारे ऑलरेडी कंटाप खा चुके हैं तो सिलेक्शन पर्सपेक्टिव से 2 लोगों के चुनाव में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर मुझे 2 चिड़िया के पत्ते चुनने हैं और तुमने कहा कि लिखो ये 2 पत्ते हैं, दुक्की और तिक्की, तो दुक्की और तिक्की और तिक्की और दुक्की एक ही बात हुई। तो जब आप इस तरह से काउंटिंग कर रहे हैं, जैसे 13 × 12, तो इसमें आप क्या करो, C1 C2 और C2 C1 दोनों 2 बार काउंट हो गए, इसलिए मुझे 2 से डिवाइड करके मेरा आंसर मिल रहा है 78। समझ में आया आपको? जैसे 3 लोगों में से 2 लोगों का अगर चुनाव करना है तो आप कहोगे पहले स्थान पे 3, फिर दूसरे स्थान पे 2, 3 दूनी 6, पर 2 से डिवाइड कर लो, 3 बन जाता है। वही 3 चुनाव आपने यहां देख रखा है, A B A C B C। तो अभी मैंने आपको ये समझा दिया कि अगर मैं आपको ऐसा दे दूं, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मेरे पास 10 लोग हैं, राइट, और 10 लोगों में से मुझे 2 लोगों को चुनना है, तो 2 लोगों को चुनने का क्या मतलब होता है? इट्स लाइक चूज वन एंड देन चूज अनदर। एक ही बात है कि नहीं है? अब बताओ भाई, 10 लोग कहीं हैं बेटे, हमें 2 लोगों को चुनना है, तो इसका मतलब क्या है? एक चुन लो फिर दूसरा चुन लो, यही हुआ ना? तो आप 10 × 9 तो कर लोगे, लेकिन आपको यहां ख्याल रखना है कि 2 से डिवाइड क्यों करना है। अगर मैं 2 से डिवाइड नहीं करूंगा तो मैं वो जब मतलब पेयर्स को मैं डिफरेंटली कंसीडर कर रहा हूं, समझ आ रहा है? C1 C2 C2 C1 एक बात ही है, इसलिए मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अब आप बताओ, आपका 3 का चुनाव हो जाए तो कहानी थोड़ी गंभीर होती जा रही है ना। 4 का चुनाव करना हो तो कब तक हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें से सीखते रहेंगे? तो इसके लिए एक प्रोसेस सीखना पड़ेगा हमें, और उस प्रोसेस में ही 2 नोटेशंस इंट्रोड्यूस होते हैं, और एक नोटेशन होता है C और एक नोटेशन होता है P। C नोटेशन जो होता है ये डिनोट करता है कॉम्बिनेशन को। कॉम्बिनेशन को अगर मैं ठीक से समझाऊं तो मैं ऐसे समझाऊंगा कि AB और BA ये अलग अलग नहीं है, हमें सिर्फ कॉम्बिनेशन से मतलब है, हमें सिर्फ कॉम्बिनेशन से मतलब है। सिलेक्शन, इसको हम सिलेक्शन भी बोलते हैं। जैसे मान लिया कि किसी टीम की 16 लोगों का चयन होना है, तो चुनाव जो है, या 16 लोग मेरे पास मौजूद हैं, उनमें से 11 लोगों को मुझे मैच खिलवाना है, तो 11 लोगों को मैच खिलवाने तक केवल ये सिलेक्शन करना है हमको बस। या 2 लोग, कौन से लोग ओपनिंग करेंगे, ये सिर्फ सिलेक्शन है कि हम बोलेंगे कि भाई ओपनिंग कौन कौन करेगा, रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा के साथ यशस्वी बजाज मान लिया ओपनिंग करेंगे T20 वर्ल्ड कप में, ठीक है, लेट्स से। तो ये सिलेक्शन हुआ, लेकिन पहला बॉल कौन खेलेगा, यहां पर अरेंजमेंट का भी रोल आ गया, ठीक। तो परमुटेशन में
ए बी और बी ए अलग अलग हैं। यही बेसिक अंतर है कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, मैंने आपसे बोला कि मेरे पास जो 26 लेटर हैं, उन 26 लेटर्स में से 2 लेटर चुन के बताओ कितने तरीके से चुन सकते हो आप। 2 लेटर चुनने हैं तो आप कहोगे 26 × 25/2। अभी समझाया क्यों? होगा कि नहीं होगा? तो आप कहोगे 13 × 25 325। 325 तरीके हो गए। पर आपने यहां पर ए बी और बी ए को सेम माना। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इन 26 लेटर से 2 अल्फाबेट्स चुन के उनसे जितने डिक्शनरी के वर्ड बनाए जा सकते हैं बना लो और उनको डिक्शनरी में अरेंज कर दो, तो क्या वहां ए बी और बी ए दोनों अलग अलग काउंट होंगे? यस, होंगे या नहीं होंगे? ए बी और बी अलग अलग काउंट होंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे देखो 26 तो करना ही है, दूसरे को चुनने के लिए 25 भी करना है, लेकिन 2 से यहां डिवाइड नहीं करना है क्योंकि मुझे ए बी और बी ए दोनों लेना है। तो यहां पर ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 650। समझ में आया? तो जब ए बी और बी ए दोनों को हम अलग अलग लेके चलते हैं तो हमें मिलता है पी, यानी परमुटेशन। परमुटेशन को हम बोलते हैं अरेंजमेंट। परमुटेशन को हम अरेंजमेंट जानते हैं, हमने बाकायदा इनको अरेंज भी किया हुआ है, मतलब इनके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स मेरे लिए डिफरेंट हैं। यहां पर मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूं, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। समझ में आया कि नहीं? बेसिक मतलब समझ में आया परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का? तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिर्फ सिलेक्शन, जहां पर ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे लेट्स से एक उदाहरण देता हूं, आपकी जब शादी होगी तो आपकी शादी का कार्ड छपेगा। शादी की कार्ड में जो लड़के वाले शादी का कार्ड छापते हैं उसमें लड़के का नाम ऊपर होता है। तो वो लिखेंगे रितेश वेड्स सुष्मिता, लड़के वाले। लड़कियां क्या करती हैं? लड़कियों के साइड से जो कार्ड छपता है उसमें क्या होता है? सुष्मिता बेड्स रितेश। ध्यान समझिएगा इसको। क्या ये दोनों बातें अलग अलग हैं? बिल्कुल नहीं। शादी उन दोनों की हो रही है, तो एज फॉर एज शादी इज कंसर्न, किसकी शादी हो रही है? ये 2 शादियां नहीं है कि आप गए और कंफ्यूज हो गए, अच्छा ये रितेश वेड्स सुष्मिता, सुष्मिता वेड्स रितेश, 2 शादियां हो रही है। नहीं, जहां तक शादी का मामला है शादी एक हो रही है। लेकिन भाई दोनों साइड्स की अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी प्रायोरिटी देंगे। वो लड़के का नाम ऊपर डालेंगे, वो लड़के वाले हैं जब वो अपना कार्ड छपवा रहे हैं तो, और जो लड़की वाले वो लड़की का नाम ऊपर डालेंगे क्योंकि वो अपना कार्ड छपवा रहे हैं। कौन पीछे हटे? कोई नहीं। तो ऑर्डर उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बट अदरवाइज ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। बारातियों के लिए ऑर्डर का कोई महत्व नहीं है, सब सेम है। वो जाके कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि हाँ 2 बारातें आई हुई है। ठीक है, ठीक है, फाइन, दे नो इट। उनको तो खाने से मतलब है, खाना खाओ जाओ। आजकल तो लोग शादियों में रात में रुकते ही नहीं यार, उन लोग को बड़ा दुख होता है। मैंने वो बारातें करी है ना जहाँ 3-3 दिन रात को 2-2 रातें रुकते थे हम लोग। बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं बहुत छोटा था और उस समय 2 रातें वहां रुकते थे जाके, तीसरे दिन विदाई होती थी। और आजकल तो पापा से, मैं तो खैर शादी में जा नहीं रहा हूँ आजकल, मेरे रिश्तेदार बहुत खफा रहते हैं मुझसे, मैं किसी की शादी में जाता ही नहीं। पिछली शादी में गया था लास्ट, बहुत वर्ष हो गए मेरे ख्याल से, आई थिंक बहुत दिन हो गए, मेरा जूता चोरी हो गया था मुझे याद है। ठीक। और बहुत छोटा था मैं तब, काफी दिन हो गए, बारात ही नहीं गया मैं। तो पूछता रहता हूँ पापा से, तो वो कहीं भी अब बारात में जाते हैं तो रात को रुकते ही नहीं है। तो हमने कहा कोई नहीं रुकता है क्या? आप बोले अब कोई नहीं रुकता, अब सब बस खाली भाग जाते हैं, दूल्हे का बस परिवार बचता है, बाकी कोई रुकता नहीं है। पहले तो लोग रुकते थे यार 2-2 दिन, अब नहीं रुकते लोग। ठीक है, एनीवे आई होप कि ये बात मेरी समझ में आई आप सभी को। तो देखो बहुत कंफ्यूज मत हो सिलेक्शन और परमुटेशन को लेके, इसका एक बहुत सिंपल प्रोसेस है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जहां तक प्रोबेबिलिटी का सवाल है, प्रायिकता का प्रश्न है, वहां पर आपके क्वेश्चन सिर्फ सिलेक्शन पे बेस्ड होते हैं, राइट? दे आर मोस्टली बेस्ड ऑन सिलेक्शन, नॉट ऑन परमुटेशंस। बट ये जानना बहुत जरूरी है कि परमुटेशन क्या होता है। तो हमने अगर कुछ सिलेक्शन किए, क्या उनको अरेंज करने का महत्व है या नहीं है? अगर महत्व नहीं है तो हमें अरेंज नहीं करना है उनको। समझ में आई बात की नहीं? जैसे मैंने आपसे बोला, तो अब मैं यहां पर एक नोटेशन दे रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने मान लिया आपको बोला कि मेरे पास 11 लोग हैं, 11 लोग हैं, लेट्स से इंडियन टीम का एग्जांपल ले लो, 11 लोग हैं। उन 11 लोगों में से हमें ओपनिंग करवानी है 2 लोगों से। अब तो कहोगे हाँ हमें पता है सर ओपनर कौन कौन है। नहीं, मान लिया आपको नहीं पता है, आप किन्हीं 2 से ओपनिंग करा सकते हैं, ठीक है? एनी 2 यू कैन चूज टू ओपन। तो इसका जो नोटेशन है वो है 11C2। ये सी नोटेशन का मतलब है सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन। 11 में से 2 लोगों को चुनना,
इस कहलाता है सिलेक्शन। तो हम बोलते हैं सेलेक्टिंग 2 आउट ऑफ 11। दो लोगों को अगर 11 में से मुझे सिलेक्ट करना है तो उसको मैं बोलूंगा 11C2। और आपको यह भी पता है कि 11C2 की वैल्यू क्या होगी, 11 इंटू 10 याद है बटे 2, तो ये वैल्यू 55 के बराबर होगी। ठीक, आता हूं मैं दूसरा, मैंने लिखा 11P2। 11P2 का मतलब ये हो गया कि दो लोगों को सिर्फ सेलेक्ट नहीं करना है बल्कि उन्हें अरेंज भी करना है। अरेंजमेंट ऑफ 2 आउट ऑफ 11। तो आपको भी ये वैल्यू होगी सिंपली 11 इंटू 10 जो कि 110 के बराबर है। इसका नोटेशन है 11P2। ठीक है, समझ में आ गया सभी को बेसिक मतलब। अब आपको समझना है अरेंजमेंट से हुआ क्या। मैं अभी सिलेक्शन और अरेंजमेंट को रिलेट करने जा रहा हूं। आप सिलेक्शन और अरेंजमेंट को ऐसे समझेंगे कि 11P2 और 11C2 में क्या फर्क है। आप कहोगे यहां मैंने दो लोगों को सिलेक्ट कर लिया है, मतलब मेरे पास ए बी सिलेक्ट हुआ है, लेकिन यहां हमने बी ए को अलग नहीं माना है। लेकिन हमें बी ए को अगर अलग मानना है तो आपको समझ में आ रहा है कि इसको बस 2 से गुणा करना है। अगर मुझे ए बी के अलावा बी ए को भी गिनना है तो मैं सिर्फ ए बी के जो तरीके निकले हैं उसको बी ए को भी अलग से काउंट कर लूं तो दुगुना कर दूं। अगर मैं दुगुना कर दूं तो मैच कर गया कि नहीं कर गया, यस। तो 11P2 इज नथिंग बट 11C2 इंटू 2, राइट। तो वो दो लोग मेरे पास चुन के आए, समझ लो मान लिया रोहित और यशस्वी आए। तो रोहित और यशस्वी में पहली बॉल कौन खेलेगा उसके लिए अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोहित भी पहली बॉल खेल सकते हैं, यशस्वी भी खेल सकते हैं। तो उन दोनों को दो तरीके और बन गए अरेंजमेंट में, तो 2 से गुणा कर दो तो 11C2 इंटू 2 11P2 के बराबर हो गया। ठीक है, अरेंज एंड रिप्लेस सेम ही है, नहीं सेम नहीं है। किसने बोला आपको सेम है? अरेंजमेंट और रिप्लेसमेंट सेम कैसे हो जाएगा? अरेंजमेंट अरेंजमेंट है, रिप्लेसमेंट एक अलग चीज है। अब मैं आता हूं और थोड़ा जनरल बात करते हैं। अब 2 के बजाय जरा 3 पे आते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर कह रहा हूं 11 के बजाय मैं कहूंगा मान लिया मेरे पास n है और n में से मुझे r चुनना है। तो मैं NCR अगर लिखूं तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब NCR का मतलब आपको कि NCR में बहुत पोल्यूशन है, ये वो वाला NCR नहीं है। यह है आपका सेलेक्टिंग R आउट ऑफ n, राइट। और अगर मैं आपके सामने NPR लिखूंगा तो ये होगा सेलेक्टिंग एंड अरेंजिंग, या ऐसे लिखो अरेंजमेंट ऑफ R आउट ऑफ n। तो दिस इज NCR एंड NPR। अब NPR की जो वैल्यू होगी ये होगी NCR इंटू इस R को मुझे अरेंज करना पड़ेगा तो इसकी वैल्यू होगी फैक्टोरियल R। अभी आपको समझ में नहीं आएगा फैक्टोरियल R क्या है, इसके बारे में अभी बात करूंगा। जैसे जब मैं 2 को अरेंज कर रहा था तो ए बी को बी ए यानी हर एक का 2 अरेंजमेंट था, तो 2 से गुणा किया। लेकिन अगर R ऑब्जेक्ट होंगे तो R ऑब्जेक्ट को आपस में अरेंज करने के 6 तरीके होते हैं, सॉरी R फैक्टोरियल तरीके होते हैं। अभी मैं आता हूं कि वो R फैक्टोरियल क्या है। अगला पॉइंट आता हूं, मैं यहां लिखने जा रहा हूं अरेंजमेंट ऑफ n objects at n places। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स एट n प्लेसेस, इसका मतलब समझते हैं। लेटर से मैंने कहा मेरे पास एक वर्ड है और उसका नाम है रवि। ठीक है, लेटर से मैंने कहा कि ये जो रवि शब्द है इसके सारे अरेंजमेंट बताइए, फाइंड ऑल अरेंजमेंट्स। रवि वर्ड जो है इसके सारे अरेंजमेंट निकालने हैं। अरेंजमेंट का मतलब ये हो गया कि मुझे सुविधा है कि मैं इनको इधर उधर लेफ्ट राइट करके जितने अरेंजमेंट संभव है बना दूं। तो आप ये कहोगे कि मेरे पास बेसिकली 4 अल्फाबेट्स हैं, है कि नहीं है? यस और नो? तो अगर मेरे पास 4 अल्फाबेट्स हैं तो मुझे चारों अल्फाबेट्स को 4 पोजीशन है मेरे पास, 1 2 3 4, इसको प्लेसेस बोलते हैं। ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4, 4 ऑब्जेक्ट्स 4 प्लेसेस। सो 4 ऑब्जेक्ट और 4 प्लेसेस में हम पहले प्लेस पे जाएंगे और हमारे पास 4 चॉइसेस हैं। RAVI में से किसी एक को बिठा देंगे पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर जिसको मैं पहले बैठा चुका हूं क्या मैं उसको यहां भी बैठा सकता हूं?
नहीं, वो तो ऑलरेडी यहां बैठ चुका है। तो दूसरे स्थान पे हमारे पास 3 चॉइसेस होंगी। अब 2 लोग बैठ चुके हैं तो 2 ही लोग बाकी हैं, तो तीसरे पे 2 लोगों को बैठाया जा सकता है, चौथे पे 1 को बैठाया जा सकता है। सबके बीच में एंड लगा है, तो ये वैल्यू हो गई 4 × 3 × 2 × 1, इसको हम बोलेंगे 24। एक नोटेशन यहां मैं आपको और समझा रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। कभी भी आपकी कोई संख्या अगर इस प्रकार से हो जिसमें 1 से लेकर 4 तक की सारी संख्याओं का गुणा हो, तो इसको हम बोलते हैं 4 और इसके आगे सिंबल लगाते हैं, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है, अगर मैंने आपसे बोला 4 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है 1 से लेकर सारे नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है 4 तक। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हों और n ही प्लेसेस हों जहां पर उनको मुझे अरेंज करना है, तो उसको अरेंज करने के कितने तरीके हो गए? 4 ऑब्जेक्ट्स 4 प्लेसेस, तो 4 फैक्टोरियल। इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि फाइंड ऑल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड रवि, तो फैक्टोरियल 4। अब इसी प्रकार से अगर मेरे पास मान लिया n प्लेसेस होंगे डॉट 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 n, तो आप कहोगे पहले प्लेस पर n, दूसरे प्लेस पे n-1 क्योंकि एक बैठ चुका है तो n-1, तीसरे प्लेस पे n-2, और जो nth प्लेस होगा वहां पर आते आते आपके पास सिर्फ 1 बचेगा। तो इसको मैं कहूंगा कि ये n × n-1 से लेके डॉट 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 3 2 1 तक जाएंगे, ये वैल्यू हमारी क्या होगी? n फैक्टोरियल। यही मैंने आपको भी बोला था कि n ऑब्जेक्ट्स हों और n प्लेस हों तो उनको अरेंज करने के कुल कितने तरीके होंगे? फैक्टोरियल n। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। मैं लिख देता हूं फिर से, n ऑब्जेक्ट्स n प्लेसेस, टोटल अरेंजमेंट कितना होगा? फैक्टोरियल n। यहां से एक बात आपको और पता चलेगी कि npn की वैल्यू क्या होगी? n फैक्टोरियल, क्योंकि npn ही तो नोटेशन है। n ऑब्जेक्ट्स हैं, n प्लेसेस पे अरेंज करना है, n आउट ऑफ n फैक्टोरियल के बराबर होगा। यस, क्लियर हो गया? अच्छा, एक चीज मेरा और यहां पर इंटरेस्ट है, ncn किसके बराबर होगा? n ऑब्जेक्ट्स में से सारे n ऑब्जेक्ट्स अगर मुझे चुनने हो तो उसके कितने तरीके होंगे? सिर्फ एक तरीका होगा। सबको चुनना है तो उसका कोई तरीका क्या हुआ? एक ही तरीका हुआ, ओनली वन वे इज पॉसिबल। सबको सिलेक्ट कर लो, यू नीड नॉट टू पुट एनी ब्रेन ना। n में से n चुनना है तो कौन सा दिमाग लगाना है? एक ही तरीका है। npn आपका n फैक्टोरियल है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो यहां पर भी कि जो तुम्हारा npn है वो ncn इंटू n फैक्टोरियल के बराबर है। पहले हमने n को सिलेक्ट कर लिया, फिर n को अरेंज करने के फैक्टोरियल n तरीके होते हैं, n को n प्लेसेस पे अरेंज करने के फैक्टोरियल n तरीके होते हैं। तो आपकी जो वैल्यू है वो इसके बराबर हो गई। अब आपको ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ क्या लिखा था कि अगर मुझे n में से r को चुनना हो और उसके अरेंजमेंट निकालने हो तो मैं n में से r को चुनूंगा, फिर उस r को मैं अरेंज कर दूंगा फैक्टोरियल r तरीके से, तो ncr इंटू फैक्टोरियल r इज npr। ये बात समझ में आ गई सभी को? मैं फॉर्मूला समझा रहा हूं, आपको रटा नहीं रहा हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ भी ऐसा नहीं लिखा अभी तक जो रटने वाला हो, सबको समझने वाला है बस। राइट? जिसको कम समझ में आ रहा है एक बार रिवाइज करोगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि शुरुआत ही गड़बड़ हो जाएगी तो फिर पकड़ना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं बहुत स्लो भी बढ़ा रहा हूं आज। ठीक, आते हैं दूसरे बिंदु पर। अब अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और r प्लेसेस हैं, जरा इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो आप कहोगे इसके अरेंजमेंट के तरीके npr होंगे, ये तो आपको पता ही है। मैं सीधा अरेंजमेंट पे फोकस करता हूं। यहां पर आपका rth प्लेस आएगा, ये आपका फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ rth प्लेस आया। यहाँ आप कहोगे n आएगा, यहाँ n-1 आएगा, यहाँ n-2 आएगा। आप बता सकते हो यहाँ क्या आएगा? देखो, जब 2 है तो यहाँ 1 है, 3 है तो यहाँ 2 है। तो अगर मैं यहाँ आऊंगा तो n में क्या घटेगा? अगर r है तो r-1 घटेगा। ठीक है, जब सेकेंड प्लेस था तो मेरे पास n-1 चॉइसेस थी, थर्ड पे n-2 है, यानी जो प्लेस का नंबर है उससे एक कम n में से घटाना है। तो rवें स्थान पे मुझे n-r+1 घटाना है। आप ये कहोगे ना कि npr की जो वैल्यू यहां से आई वो आई n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू
डॉट 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 n माइनस r माइनस 1। लेकिन ये कोई फैक्टोरियल नोटेशन नहीं है, आपको पता है, ठीक है क्या? नहीं। फैक्टोरियल नोटेशन के लिए आप कहोगे मुझे तो 1 तक जाना पड़ता है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1 तक जाने के लिए मैं इसमें इसका अगला नंबर n माइनस r होगा, गुणा कर देता हूं। डॉट 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 कहां तक जाता हूं? 1 तक जाता हूं, ताकि ये एक प्रॉपर एक फैक्टोरियल नोटेशन बन जाए, ठीक है? तो मैंने क्या किया, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने n माइनस आर जो अगला वैल्यू था वो गुणा किया और 1 तक चला गया। तो नीचे भी मुझे यही काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा नीचे, तो आपको समझ में आ रहा है क्या दिक्कत आएगी? ठीक है, हाँ जी। अगर मैं नीचे ये कार्य नहीं करूंगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी, आपको समझ में आ रहा है? कि फैक्टोरियल नोटेशन नहीं बनता, तो मैंने बनाने के लिए ऐसा कर दिया, जो ऊपर से गुणा किया वही नीचे गुणा कर दिया। अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो इसका देखो फायदा क्या हुआ, लाभ क्या हुआ? लाभ ये हुआ कि न्यूमरेटर मेरा फैक्टोरियल n बन गया और डिनोमिनेटर क्या बना, जरा ध्यान से देखिए, 1 से लेके n माइनस आर तक की संख्याएं हैं मेरे पास नीचे, तो ये वैल्यू n माइनस आर फैक्टोरियल बन गया। एक मिनट, सॉरी, जगह थोड़ी कम है यहाँ लिखने की। ठीक है, राइट, क्लियर है? तो एनपीआर की वैल्यू आपको फैक्टोरियल नोटेशन के टर्म में, ऑल्दो देखो एग्जाम में आप डायरेक्टली इससे काउंट कर सकते हो, अगर लिमिटेड प्लेसेस हो, जैसे यहाँ पर मान लिया 4 है तो कोई टेंशन ही नहीं है, हम लिख सकते हैं ना, मान लिया यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, तो 9 8 7 6 कर लो, गुणा हो गया एनपीआर की वैल्यू। तो प्रोसेस इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डायरेक्टली भी लिख पाए, अदरवाइज जो नोटेशन है वो ये फैक्टोरियल नोटेशन जो आपको मिला अभी, वो ये मिल गया कि एनपीआर की जो वैल्यू है वो क्या आई, आप कहोगे एनपीआर की वैल्यू आई फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। अब यहां से मैं एक चीज आपको और दिखाऊंगा कि अगर मुझे यहां से एनसीआर लिखना हो तो मैं क्या करूंगा, आप कहोगे एनसीआर में फैक्टोरियल आर से गुणा करने पे एनपीआर आता है, तो ये जो वैल्यू है इसमें मैं अगर फैक्टोरियल आर से गुणा कर दूं तो मुझे एनसीआर मिल जाएगी। ये दोनों फॉर्मूले आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आप परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की बात करोगे तो यही वो दो महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं जो आपको जानने की आवश्यकता है, राइट? केएनपीआर की वैल्यू ये है, एनसीआर की वैल्यू ये है। अब मैं कुछ चीजें निकाल के दिखाता हूं। मान लिया मुझे 11 की टीम में से 3 की टीम चुनना हो तो कैसे चुनाव करूंगा मैं, गौर से देखिएगा। आप सीधे इस प्रोसेस पे आओ, यहां पर 11 की टीम में अगर 3 टीम को चुनना होता तो मैं एनपीआर में क्या लिखता बताओ? मैं लिखता 11 10 9 लिखता, ध्यान से देखिएगा। तो मैं 3 बार 11 इंटू 10 इंटू 9 लिखता। नीचे मुझे याद है कि ये वैल्यू मैंने लिख दी है, अगर आपने 11 10 9 लिख दिया तो आपने ये लिख दिया। ये क्या था, ये जो फैक्टोरियल एनपीआर की वैल्यू है यही है, 11 इंटू 10 इंटू 9 का मतलब है 11p3 आपने लिख दिया, 11p3 लिख दिया आपने। फिर अगर मैं उससे उसके अरेंजमेंट निकाल दूं, 3 के अरेंजमेंट कितने तरीके से होते हैं, फैक्टोरियल 3 के तरीके से होते हैं, 3 2 1, ये फैक्टोरियल 3 अगर हटा दूं, डिवाइड कर दूं, तो मुझे 11c3 की वैल्यू मिल जाएगी। 11p3 की वैल्यू तो सिंपल है, 11 इंटू 10 इंटू 9। लेकिन अगर मैं इसको सी में कन्वर्ट करना चाहता हूं, राग लक्ष्मी, कब कितने बजे आप क्लास में आए हो और फिर आप कह रहे हो प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया क्या? जब क्लास में लेट आया करिए ना तो चुपचाप बैठा करिए। अगर आधे घंटे में प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती तो मैं पढ़ाता ही नहीं, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। मन में आए हुए हर सवाल को नहीं पूछना है, क्योंकि बहुत सारे सवाल सिर्फ वाहियात होते हैं। 99% ऑफ क्वेश्चन और वाहियात, दिमाग जो क्वेश्चंस क्रिएट करता है, कुछ तमीज का सवाल पूछते आप तो प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया क्या? आपको प्रोबेबिलिटी पता ही नहीं है क्या होता है, खत्म कैसे हो गया? 11 इंटू 10 इंटू 9, 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आप 11c3 बड़ी आसानी से निकाल सकते हो ना, कैसे? 3 दूनी 6 बनेगा और 90 है तो 15 छक्के 90 होता है, 15 इंटू 11 165 के बराबर होता है, ये आंसर हो गया। तो 11 में से अगर 3 का चुनाव करना हो तो 11 में से 3 के चुनाव का तरीका 165, ठीक है? चुनाव सिर्फ। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? तो फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन किया, देन इसको जल्दी से कैसे लिखना है ये भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 13 चिड़ी के पत्ते हैं, यानी 13 क्लब है, क्लब जानते हो, 13 क्लब कार्ड्स हैं, चिड़ी के पत्ते हैं प्लेइंग कार्ड्स में, और इनमें से मुझे 4 का चुनाव करना है, तो आप कहोगे 13c4।
और 13C4 की वैल्यू आप कैसे लिखोगे? अब आपकी स्पीड बढ़ जानी चाहिए, 13 × 12 × 11 × 10 बटे 4 × 3 × 2 × 1। बेसिकली 4 टर्म ऊपर तो 4 टर्म नीचे, ये रटने का तरीका होगा। बट मैंने आपको कहानी समझाई है, ये अरेंजमेंट है, ये 13P4 है बटे फैक्टोरियल 4 कर रहे हैं हम लोग। तो ये 4 × 12 से 12 कट गया और बाकी आप डिवाइड कर लो सीधे। 13 × 11 143 होता है, तो 1430/2, 2 7 14 715 आंसर हो गया। तो क्या अब आप सी नोटेशन की वैल्यूज लिख सकते हैं? मैं दिखाऊं इसका क्या फायदा। उसके पहले मैं एक और बहुत सही बात करने जा रहा हूं आपसे, जो चीजें बहुत आसानी से नहीं दिखती है वो दिखाने की कोशिश करूंगा। मान लिया मेरे पास 3 लोग हैं ए बी सी, इन 3 लोगों में से मुझे 2 का चुनाव करना है, तो आपने कहा 3C2, बोला कि नहीं बोला? 3 में से अगर मुझे 2 चुनाव तो 3C2, और 3C2 की वैल्यू क्या है? 3 × 2/2 × 1 यानी 3, यही है कि नहीं है? यस। अच्छा, अगर मुझे 3 में से एक को चुनना हो तो 3C1 की वैल्यू क्या होती? आप कहते हो वो तो पता है 3 के बराबर होती है। 3 में से अगर एक का चुनाव करना है तो ये तो रट लो आज से कि NC1 तुम्हारा n के बराबर होता है। NC1 इज n। भाई n में से एक चुना है तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत की थी, उसके लिए सी नोटेशन चाहिए ही नहीं था। 13 में से एक चुना, 13 तरीके, 7 गेट में से किसी एक गेट से घुसना है, 7 तरीके, तो वो तो मुझे पता है NC1 = n। क्लियर है? मैं एक चीज और पूछता हूं आपसे अभी, अगर मेरे पास 4 है, ए बी सी डी 4 लोग हैं मान लिया, आप 4C3 निकालिए, कितना आएगा? आप कहोगे 4 × 3 × 2 बटे 3 × 2 × 1 आएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 कट गया, कितना आया? 4। और मैं आपसे बोलता हूं मुझे 4C1 निकाल के दिखाओ, 4C1 भी 4 के बराबर होता, सेम आया। क्या हो रहा है यहां पर? जो हो रहा है मैं समझाता हूं। जब आप 3 में से 2 का चुनाव कर रहे हैं तो जरा देखिए गौर से, यहां आपने ए बी चुना, यहां आपने ए सी चुना, यहां आपने बी सी चुना। मान लिया 3 लोगों का ग्रुप है, एक बॉय 1 है, एक बॉय है, दूसरा गर्ल है और तीसरा भी बॉय है। ये तीनों क्लोज फ्रेंड है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से क्लोज फ्रेंड्स। ए और सी दोनों को बी से मोहब्बत है, ये बहुत कॉमन बात हो जाती है, वेरी कॉमन थिंग। डिमांड सप्लाई मिसमैच, लव ट्रायंगल। सो हम ये कह रहे हैं कि मान लिया ए और बी का पेयर बन जाता है। ए और सी के पेयर को गलत तरीके से मत देखिएगा, ऐसे समझो कि ए और सी दोनों की बात नहीं बनती, इसको ऐसे समझ लो ज्यादा बेहतर। ये मत सोचना कि ए और सी का पेयर, ठीक है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ए बी, ए सी, बी सी। ए का बी से पेयर बन गया तो सी नाखुश होकर इधर बैठ गया नेचुरली। अगर ए और बी का पेयर बना तो सी बेचारा, यू नो, देवदास। ए और सी का पेयर बन गया, ये बड़ी कमाल की दोस्ती है। इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, कुछ होता ना, हमारे बीच में कभी कोई तीसरा नहीं आएगा, हमारी दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी। तो इन्होंने कहा छोड़ो, अब हम लोग अकेले रहेंगे। बी को कहते हैं बाय बाय, टाटा, ठीक है। बी और सी का अगर पेयर बना तो बेचारा ए इधर। अब देखो इसमें हो क्या रहा है कि जब आप 2 को सिलेक्ट कर रहे हो तो एक अपने आप सिलेक्ट हो जा रहा है बेचारा, बी सिलेक्ट होकर सिलेक्ट हो गया वो। तुम 2 का ग्रुप बना रहे हो जब, तो एक का ग्रुप अपने आप बचता जाता है। सो व्हेन यू आर सिलेक्टिंग 2 out of 3, you are automatically selecting 1 out of 3 as well. All possibilities of 3 out of 2 gives you all possibilities of 3 out of 1 because of the exclusion. Because of the exclusion this is happening, and therefore 3C2 is always equal to 3C1. जब आप एक एक चुनोगे तो 2 अलग हो जाएंगे जो दिखते नहीं है। जैसे मैं कहूं कि 3 में से एक के सेलेक्ट करने का तरीका बताओ, तो तुम बोलोगे ए बी सी, बट जब तुमने ए को सेलेक्ट किया है तो तुमने बी सी को नहीं किया, तो 2 के पेयर अपने आप बन गए। So when you are selecting 1, 2 are automatically selected because there is a separate group created. तो जितने तरीके एक को सेलेक्ट करने के होंगे उतने तरीके 2 को सेलेक्ट करने के होंगे, कंसीडरिंग कि मेरे ग्रुप में टोटल 3 लोग हैं, इन दोनों का टोटल 3 के बराबर है। इसलिए सिलेक्शन में एक फॉर्मूला होता है जो मुझे नहीं पता कितने लोगों ने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा, जो 12th करते हो तो पढ़ते हैं कि NCR और NCN-R बराबर होते हैं। क्या मतलब हुआ? n में से अगर आपने r को सिलेक्ट किया
तो जो n-r है उनका ग्रुप अलग बन रहा है। तो जब आप r सिलेक्ट कर रहे हैं तो n-r भी सिलेक्ट हो रहे हैं एक तरह से। जितने तरीके r को सिलेक्ट करने के होंगे उतने ही तरीके n-r को सिलेक्ट करने के होंगे। सो ये बात का आपको ख्याल रखना है आगे से कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे 11C9 निकाल के दिखा दो, तो आप 11C9 निकालोगे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन लिखोगे आप फर्जी में, 11 into 8 into 7, यू नो, इट्स बेटर वी कंप्यूट 11C2। दोनों इक्वल होंगे। 11 में से 9 का चुनाव और 11 में से 2 का चुनाव इक्वल नंबर ऑफ वेज होते हैं इसके। तो 11C2 आपको क्या देगा, 11 into 10/2, 2 into 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 55 के बराबर हो गया आपका 55। यार अगर किसी को कोई तकनीकी समस्या आ रही है तो प्लीज टेक्निकल टीम को रेज करिए support@unacademy.com पे, वही आपकी हेल्प कर पाएंगे बेटा। ठीक है, तो आई थिंक सी नोटेशन और पी नोटेशन समझ में आया सभी को कि व्हाट इज सी नोटेशन, व्हाट इज पी नोटेशन। मैंने बैकग्राउंड भी दिया है, सिर्फ फॉर्मूला नहीं लिखवाया है, बहुत आसान होता है फॉर्मूला लिखवाना, मैंने आपको समझाया है। ठीक है, ठीक है। सुशांत पूछ रहे हैं कि क्या आप यूपी से हो क्या, आगरा से शायद। यूपी तक तो चलो ठीक था, आगरा कहां से तुमने खोजा, पागल खाने में देखा था क्या मुझे, कहीं हम लोग अगल बगल वाले सेल में तो नहीं थे बेटा। अच्छा, ताजमहल में देखा था आपने। हाँ, वो गर्मी की छुट्टियों में जाता हूँ, गाइड का काम करता हूँ कभी कभी, है ना, विदेशी लोग आते हैं ना, खूब पैसा देते हैं। ठीक है, चले, ऑलराइट। अच्छा, अब आप बहुत समझ गए हो कि नहीं, कितने लोग समझ गए हैं? सारी बातें समझ में आ गई? चलो एक सवाल बताओ, नंबर ऑफ वेज of selecting two balls from n identical balls। जरा इसका आंसर सब लोग कमेंट करेंगे, मैं 1 मिनट में आता हूं। ऑलराइट, number of ways of selecting two balls from n identical balls। ये आज की क्लास का क्लाइमैक्स है, इसका आंसर है ओनली 1। लेट मी एक्सप्लेन हाउ, let me explain how I explain। So you need to understand कि जितने भी केसेस मैं डिस्कस कर रहा था, मैं इस शब्द का यूज नहीं कर रहा था, डिफरेंट या आइडेंटिकल। इसका रीजन क्या है मैं बताता हूं। जैसे मैंने कहा सेलेक्टिंग 2 out of 11, तो बाय डिफॉल्ट ये जो 11 है ये डिफरेंट थे, आइडेंटिकल नहीं थे। जैसे आप देखो यहां पर हमने लिखा ABC, लिखा सॉरी ABBCCA। जस्ट थिंक अबाउट देम इज दिस, मान लेते हैं कि मैं आपको 3 अल्फाबेट देता हूं, वो 3 अल्फाबेट हैं A A A, ये 3 अल्फाबेट दिए मैंने, और मैंने कहा इनमें से 2 को सिलेक्ट करो और तरीके बताओ। तुम क्या लिखोगे? AA AA AA। Are they different? Absolutely not। So there is only one way, that is AA। मैं इन तीनों को देख के क्या बोलूंगा, 3 डिफरेंट सिलेक्शंस हैं, तीनों सेम सिलेक्शन है ना मेरे लिए। अगर ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है, सिलेक्शन का मतलब होता है देयर शुड बी सम डिफरेंस इन द आउटकम ऑफ सिलेक्शन। अगर मेरे पास ABC है और आपने कहा AB, आपने कहा AC, आपने कहा BC,
तो ये तीनों जो आउटकम है इसमें कुछ डिफरेंस है ना, इसलिए ये 3 सिलेक्शन हुए ना। अगर आपके पास 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है और मैं कहूं 2 को चुन लो, तो तुम जितने भी आउटकम दिखाओगे वो सेम होंगे, तो वो डिफरेंट सिलेक्शंस नहीं हुए, डिफरेंट सिलेक्शन हुए नहीं, वो तो एक ही हुए, एक ही काउंट होंगे। इसलिए जब भी आइडेंटिकल होंगे, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर कि सेलेक्टिंग आर बॉल्स फ्रॉम एन आइडेंटिकल बॉल, इसका आंसर 1 है, 1 वे ओनली। कोई और संभावना यहां पर नहीं है। इसलिए जो कुछ आप यहां पढ़ते आए हैं अभी, ये फॉर्मूला वगैरह वगैरह, इसको आपको बहुत गहराई से समझना है। कई बच्चे इतना हल्के में पढ़ के जाते हैं, उनको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट समझ नहीं आता है, तो एग्जाम में जाके घोटाला कर देंगे, एनसीआर पीआर लगा देंगे। तो जहां भी आपने लिखा है सेलेक्टिंग 2 आउट ऑफ 11 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो यहां पर जो भी लिखा है, मैंने डिफरेंट शब्द लिखा नहीं है, जानबूझ के नहीं लिखा था कि इसको लास्ट में क्लाइमैक्स में समझाऊंगा। ये आप नेचुरली समझ लेना कि यहां जो 55 आंसर आया है ये 11 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक 11 खिलाड़ी हैं, उनमें से 2 को चुना है। अगर 11 रेड बॉल्स हैं तो वो आइडेंटिकल नहीं है। 11 डिफरेंट बॉल्स में से 2 बॉल्स को चुनने का ये तरीका है, आइडेंटिकल बॉल्स में नहीं। तो सेलेक्टिंग 2 आउट ऑफ 11 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, ये लिख लेना आगे। जब भी एनसीआर एनपीआर लगाते हैं तो वो आउट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो सेलेक्टिंग 2 आउट ऑफ 11 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अरेंजिंग 2 आउट ऑफ 11 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ये चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। जो सीआर पीआर का फॉर्मूला तुम लगा रहे हो, ये सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए हैं। जैसे यहां बहुत क्लियर था कि ऑब्जेक्ट्स मेरे डिफरेंट हैं, RAVI, दैट इज वेरी मच क्लियर कि दे आर डिफरेंट। कलर शेप दोनों, यार शेप और कलर उस तरह से नहीं समझना है आपको। डिफरेंट का मतलब 2 बॉल्स डिफरेंट परसीवेबल होने चाहिए, उनका कलर सेम हो तो कोई फर्क नहीं है। 2 बॉल अगर छोटी और बड़ी होंगी तो पहचान लोगे कि नहीं, एक छोटी सी बॉल है, एक बड़ी सी बॉल है, रंग उसका लाल ही हो तो क्या फर्क पड़ता है। बट इफ दे आर आइडेंटिकल आप नहीं पहचान पाओगे। तो अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट है। समझे कि नहीं, मजा आया, कुछ समझ में आया। ये बहुत ही गलत तरीके से पढ़ाया जाने वाला टॉपिक है, ये इतना मजेदार टॉपिक है, मैं क्या बताऊं आपको। सो एनीवे, पहली क्लास हमने डिनोट करी है सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग एडिशन, प्रोडक्ट कब होगा, एडिशन कब होगा, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के केस में क्या फर्क आता है, 1 क्यों होता है। आपको कोई समस्या है अगर आज के डिस्कशन में से तो आप पूछ लीजिए। थैंक्स सर जी, आपसे पढ़ने के बाद मॉक में 25 में से 20 आंसर सही हो रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए। आज की क्लास में स्लाइड लोड नहीं हो रही है, क्या करूं बेटा, पता नहीं कुछ तकनीकी समस्या है, बाद में ट्राई कर लेना। आइडेंटिकल सेम ही है सर जी, आइडेंटिकल का मतलब यस एग्जैक्टली सेम, बट वो डिफरेंट यूनिट्स हैं। जैसे मतलब 2 बॉल है लाल लाल रंग की, अब एक ही तरह है बिल्कुल। जैसे ये देखो, ये देख रहे हो, ये इसको शटल बॉक्स बोलते हैं, इसके अंदर शटल नहीं है मेरे पास। ये 6 शटल हैं, 1 2 3 4 5, ये सारी बिल्कुल एक जैसी है। अब मैं कहूं इनमें से 2 को सिलेक्ट करने के तरीके बताओ, एक ही तरीका है, बिकॉज दे आर आइडेंटिकल, सेम इन डायमेंशन, सेम इन कलर। या तो कलर डिफरेंट हो या कलर सेम हो तो डायमेंशन डिफरेंट हो, तब तो डिफरेंशिएट कर पाओगे ना। 2 चीजें अगर बिल्कुल सेम हैं तो उनके नए अरेंजमेंट कैसे बनेंगे। जैसे अगर ये थोड़ा सा भी फर्क होंगे तो ये ए नहीं है, ये A1 A2 A3 है। और अगर ये A1 A2 A3 है फिर तो मैं बना ही सकता हूं ना अरेंजमेंट। इफ दे हैव इवन स्लाइट डिफरेंस देन आई कैन मेक द डिफरेंट अरेंजमेंट। मान लिया 2 बॉल दिखने में बराबर लग रही हैं, कलर भी सेम है, पर उनके वजन में फर्क हो सकता है, नाप लो। एक अगर 2 ग्राम कम है दूसरे से तो अलग हुई फिर वो, तो वी कैन चेक। आइडेंटिकल का मतलब है आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स, हर एस्पेक्ट में समान है। तो अगर पूरी तरह से आइडेंटिकल है तो कैसे पता करोगे भैया। कितनी क्लास में कंप्लीट होगा प्रोबेबिलिटी। अनुज, अगर सही से तुम्हें सीखना है तो ये सवाल आप मुझसे मत पूछा करिए कभी भी नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे कभी कभी कॉम्पिटेटिव टीचिंग पसंद नहीं आती, इसीलिए कि कॉम्पिटेटिव टीचिंग ना रेस है, इसमें सबको बस इससे मतलब होता है 4 दिन में खत्म होगा कि 5 दिन में खत्म होगा। लर्निंग बैक सीट लेके बैठी रहती है। कभी कभी सीखने का मजा ले लिया करो। ये तो तुमको भी पता है कि 3 महीना में नहीं पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कितनी क्लास लगभग लगेगी। हर क्लास में सवाल मत पूछा करो। जब आप पढ़ाई की रेस में लगे रहते हैं ना कि 5 दिन में खत्म करेंगे, 4 दिन में इसको खत्म करेंगे, सीख नहीं पाओगे। तो नया टॉपिक है, नया इंट्रोड्यूस हुआ है, बड़ी संभावना है इस टॉपिक में, ठीक से सीख लो। और पहली क्लास में आके सवाल करना कि सर ये खत्म कब होगा, मुझे पीड़ा देती है फिर एक चीज। अभी तो शुरू किया है मैंने, क्यों याद दिला रहे हो मुझे कि इसको खत्म करना है। जाने दो ना मुझे अपने तरीके से, सिखाने दो ना तुम्हें अच्छे से।
जो लोग बहुत जल्दी में सीखते हैं ना, उनको बार बार सीखना पड़ता है, और जो लोग अच्छे से सीख लेते हैं एक बार में, ठीक है। मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, असली लर्निंग का तरीका टाइम बाउंड होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, होता भी नहीं है। असली लर्निंग का तरीका होता है जो टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए। टाइम में यू गेट जस्ट, खैर मैं उसका ख्याल रखता हूँ, ऐसा नहीं है, बट पहली क्लास में क्यों पूछना भैया कि कब खत्म होगा, है। प्रोबेबिलिटी तो मैं 3 घंटे पढ़ा के खत्म कर दूं, अगर सिखाना ना हो, सिर्फ फॉर्मूला बताना हो, शायद उससे सवाल लग भी जाएंगे एग्जाम में, बट मजा नहीं आएगा ना तुमको, और कोई अच्छा सवाल आएगा तो वो भी नहीं होगा, समझे कि नहीं। रिप्लेसमेंट और अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस बता दीजिए। अभी कुछ नहीं बताना है। रिप्लेसमेंट एक्चुअली क्या है ना, रिप्लेसमेंट जो शब्द है जिससे तुम परेशान हो रहे हो वो आगे समझ में आएगा। रिप्लेसमेंट और अरेंजमेंट का कोई रिश्ता नहीं है आपस में, समझो दोनों बहुत अलग अलग हैं, इनका कोई लिंक नहीं है। आप क्यों लिंक बिठा रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो आपको जब रिप्लेसमेंट समझ में आएगा, जिस दिन आ जाएगा कल समझ में, तब आपका ये भ्रम खत्म हो जाएगा कि अरेंजमेंट क्या है, रिप्लेसमेंट क्या है। रिप्लेसमेंट बहुत अलग चीज है, ठीक है। ठीक है, फाइन। सो एंडिंग द क्लास, रितेश वेट्स सुस्मिता, सुस्मिता वेट्स रितेश is what you learn today. Difference between selection and arrangement. Thank you so much. See you tomorrow. Very interesting discussion. कल हम थोड़ा और डिग डीपर करेंगे सिलेक्शन में, और अरेंजमेंट में थोड़ा और बातें समझाऊंगा। एक बार ये पकड़ में आ जाएगा फिर प्रोबेबिलिटी इतनी मुश्किल नहीं है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी में सिर्फ एक फॉर्मूला सीखना है आपको, ज्यादा से ज्यादा 2 फॉर्मूले सीखने होंगे, देन इसी काउंटिंग का प्रोसेस प्रोबेबिलिटी में किस तरह से इंटीग्रेट होगा वो सीखना है, बस। तो अगर आपका काउंटिंग बढ़िया है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्लियर है, सिलेक्शन क्लियर है, दम से हो जाएगा। बोर्ड पे क्लास हो सकता है क्या दीपक जी? यहाँ ऐसी क्लास होती है प्लस में, बोर्ड पे नहीं हो पाएगा। और आप कंटेंट पे ध्यान दो, बोर्ड और ये सब एस्थेटिक्स है, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, समझे कि नहीं? ये वही बात हो गई कि एक ब्रांडेड शर्ट पहननी है या एक अनब्रांडेड शर्ट, दोनों है। ब्रांडेड शर्ट थोड़ा सा दिखावा होता है, थोड़ा सा सोसाइटी क्लास मेंटेन करना है ना, कि ऑफिस जा रहे हैं बगल वाला पहन के कोई ब्रांड पहन के आ गया तो हम भी पहनेंगे। तो डिजिटल बोर्ड और इस बोर्ड में मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अच्छा लगता है, पढ़ना है सीखना है, कहीं से भी सीखो, कंटेंट तो वही है ना। हाँ जी, ये ज्यादा बढ़िया है। मैं कम से कम बैठ के पढ़ाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा खड़े होकर पढ़ाने में ज्यादा ऊर्जा जाती है। ये मुझे ठीक लगता है कि थोड़ा अध्यापक को, मतलब तुम बैठ के पढ़ते हो, मास्टर खड़ा होकर पढ़ाता है, ये कहाँ की बदतमीजी है। जिसने भी ये नियम बनाया, मैं तो मिले तो 2-4 घंटा लगा दूंगा। टीचर खड़ा होकर पढ़ाएगा, बच्चा बैठ के पढ़ेगा, ये क्या है? कुछ भी यार, थोड़ा ऊंचे बैठा दो टीचर को। अगर ये है कि बच्चे सारे दिखे उसको, तो टीचर को थोड़ा ऊपर बैठा दो, ऊंचाई पे बैठा दो, बैठने दो उसको भी ना, वो बेचारा खड़ा रहता है जब देखो तब। उसको बोलना भी है, उसकी ऊर्जा कितनी जाती है तुम्हें सुनना है, और ऊपर से खड़ा भी कर दिया टीचर को पूरी क्लास में। मतलब टीचर लोगों को पनिशमेंट के लिए बोलता है खड़े हो जाओ, पूरी क्लास में खड़े रहो, ये पनिशमेंट होता है बच्चों के लिए, और टीचर खुद ही पनिशमेंट लिए पूरी क्लास में खड़ा है, पूरी क्लास में खड़ा है बेचारा। अब वो दूसरे को पनिशमेंट देके खुश है कि एक लड़के को हमने 10 मिनट के लिए खड़ा कर दिया, और भाई साहब पूरे टाइम खड़े हैं खुद, पनिशमेंट में न जाने किस, पता ही नहीं है उनको। बताओ तो यार, कितनी अनफेयर दुनिया है, कितनी अनफेयर है। दीपक जी थोड़ा सा आराम मिला है बैठ के, वो भी हक हमारा क्यों छीनना चाहते हो तुम? चलिए ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो एट 6 PM शार्प, बाय।